हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको क्लास 9th हिस्ट्री का जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उनको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। 3 to 5 मार्क्स के होते हैं। 30 to 60 वर्ड्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में एस्टेट सिस्टम क्या था। तो आंसर है इसका कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। पहला एस्टेट था क्लर्गी, जिनको सारी सुविधाएं मिलती थी, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। दूसरा एस्टेट है नोबिलिटी, जिनको टैक्स से छूट मिली हुई थी, उनको टैक्स नहीं पे करना होता था। थर्ड एस्टेट थी कॉमन पीपल, जिसमें पीजेंट्स, वर्कर्स और बुर्जुआजी आते थे। इनको सारे टैक्सेस देने होते थे और साथ ही साथ इनको कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। दूसरा क्वेश्चन है कि जो फ्रांस की वुमेन थी वो उन्होंने क्यों वर्सेल्स तक मार्च किया 5 अक्टूबर 1789 को। आंसर है कि विमेन ने मार्च किया वर्सेल्स को क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी ब्रेड की और दाम बढ़ते जा रहे थे। उनकी डिमांड थी कि हमें किंग से मिलना है और उसको वापस पेरिस लाना है। और ये जो प्रोटेस्ट था, इसी फोर्स के कारण या इसी प्रोटेस्ट के कारण जो किंग लुइस 16 थे उन्हें मजबूर होकर शिफ्ट होना पड़ा पेरिस लोगों के पास। थर्ड क्वेश्चन है मेन कॉजेज क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो जो मेन कॉजेज थे उसमें पहला था सोशल इनइक्वालिटी, यानी जो एस्टेट सिस्टम था वो बहुत अनजस्ट था। दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस, डेब्ट थी, टैक्सेशन था, फूड शॉर्टेज थी। जो आइडियाज़ थे एनलाइटमेंट थिंकर्स के, यानी जो जानकार लोग थे, उनके जो आइडियाज़ थे वो लिबर्टी और इक्वालिटी को लेकर थे। पूरी तरह से तानाशाही थी और निरंकुश राज्य चल रहा था, यानी एब्सोल्यूट मोनार्की एंड डेस्पोटिक रूल। और साथ ही साथ जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ उससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। फोर्थ क्वेश्चन है जो फिलोसफर्स थे उनका क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो जो फिलोसफर्स थे जैसे रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू, इन्होंने मोनार्की को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, प्रमोट किया इक्वालिटी और लिबर्टी को और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। तो इनके जो आइडियाज़ थे उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि वो मोनार्की जो है उसको चैलेंज करें और एक नई सोसाइटी की डिमांड रखें। फिफ्थ क्वेश्चन, रेन ऑफ टेरर क्या था। ये जो रेन ऑफ टेरर था ये रहा 1793 से 94 तक, जब रूल चल रहा था रॉबस्पियर का, जहाँ पर जो भी दुश्मन जो हैं सस्पेक्टेड होते थे रिवॉल्यूशन के, उनको गिलोटिन कर दिया जाता था। मतलब उनका जो सिर है वो बॉडी से अलग कर दिया जाता था। बहुत ही क्रूड लॉज थी, बहुत ही हार्श लॉज थी और पूरी सोसाइटी जो है वो डर के अंडर जी रही थी। हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, जिसमें किंग लुइस 16 और क्वीन मैरी एंटोनियट दोनों जो हैं वो भी मारे गए थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है जेकोबिन्स के आने के बाद जब उन्होंने पावर जो है ले ली तब क्या बदलाव आए। तो जो जैकोबिन्स थे अंडर रॉबेस्पियर, उनके अंडर क्या क्या चेंजेस आए। उन्होंने मोनार्की ख़त्म कर दी और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। किंग को एग्जीक्यूट यानी मार दिया गया। प्राइस कंट्रोल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, राशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। जो टाइटल्स थे नोबिलिटी के वो हटा दिए गए और बहुत ज़्यादा जो है रेडिकली उन्होंने जो है सोशल रिफॉर्म्स को लाया। सेवेंथ क्वेश्चन है कि लेगेसी क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो जो रेवोल्यूशन है उसने एक बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो छोड़ा। पहला स्प्रेड हुआ डेमोक्रेटिक आइडियल्स का, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का। फ्यूडलिज्म और मोनार्की का खत्मा हुआ। रेवोल्यूशंस जो हैं वर्ल्ड वाइड उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हुई, जैसे लैटिन अमेरिका का, और मॉडर्न नेशन स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूशंस की एक तरह से नींव रखी गई। एट्थ क्वेश्चन है कि जो बैस्टिल पे हमला किया गया उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस थी। तो ये जो बैस्टिल पे हमला हुआ
या सब लोग एकदम से जो बैस्टिल पे धावा बोला उन्होंने 14 जुलाई 1789 को, वो थी शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। यहाँ पर इसको देखा जा सकता है एक सिंबल के तौर पे कि किंग की एब्सोल्यूट पावर थी, और बैस्टिल का खत्म होना रिप्रेजेंट करता है कि तानाशाही का अंत हुआ और लोगों की जो पावर है उसका राइज हुआ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, 5 से 6 मार्क के होंगे। 100 to 120 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक कंडीशंस फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले कैसी थी। आंसर है कि फ्रांस जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा था रेवोल्यूशन से पहले। मोनार्की जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च करे जा रही थी, खासतौर से वॉर्स पे, जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन। जो थर्ड एस्टेट है उसे पूरा का पूरा टैक्सेस का बोझा उठाना पड़ रहा था, जबकि क्लर्गी और नोबिलिटी पूरी तरह से टैक्स फ्री थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। फूड की स्कैर्सिटी हो रही थी, दाम बढ़ते जा रहे थे, खासतौर से ब्रेड या जो बेसिक खाना होता है उसके। जो पीजेंट्स थे वो गरीबी में जी रहे थे, जबकि जो नोबिलिटी है वो बहुत ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे। इकनॉमी जो है वो इसलिए सफ़र कर रही थी क्योंकि जो फसल है वो अच्छी नहीं हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, और कहीं ना कहीं जो दुख तकलीफ़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। इस सिचुएशन के कारण पूरी तरफ एक तरह से असंतोष फैल गया और एक बदलाव की डिमांड उठने लगी। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको बतानी है कौन कौन से इवेंट्स हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के 1789 से 91 तक। तो जो मेन इवेंट्स थे उसमें था मई 1789 को एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। जून 1789 को थर्ड एस्टेट ने नेशनल असेंबली फॉर्म करी और टेनिस कोर्ट ओथ ली गई ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा सके। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बैस्टिल पर हमला बोल दिया, जो कि सिंबल था रॉयल पावर का। अगस्त 1789 को डिक्लेरेशन हुआ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का, जिसमें यह बताया गया कि वो जो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी चाहते हैं। अक्टूबर 1789 को विमेन ने मार्च किया वर्सेल्स में, ताकि किंग जो है वो जबरदस्ती उनको पेरिस ले आया जा सके। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुई, जिसने जो किंग की पावर थी उनको सीमित कर दिया। आपको बताना है नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद क्या रोल था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उभर के आए। 1799 में उन्होंने जो है कूप में एक पावर जो है उसको सीज कर दिया और फर्स्ट काउंसिल बन गए, बाद में एम्परर बन गए 1804 में। उन्होंने नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किया, जिससे फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, इंश्योर किया कि इक्वालिटी हो सबकी लॉ के सामने, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया। फ्रेंच टेरिटरी को जो है उन्होंने पूरे यूरोप में एक्सपेंड किया, पर प्रेस और इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उनकी जो वॉर्स थी उसके कारण रिवॉल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड हुए, लेकिन उनकी एम्पायर खुद कोलैप्स कर गई जब डिफीट हो गई उनकी वाटरलू में 1815 में। तो नेपोलियन को देखा जाता है प्रिजर्वर और बिट्रेयर दोनों के तौर पर रिवॉल्यूशन आइडियल्स के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने विमेन को कैसे असर किया फ्रांस में। तो विमेन ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, जैसे मार्च टू वर्सेल्स, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, एजुकेशन डिमांड करी, वोटिंग राइट्स डिमांड करी, इक्वल लॉज चाहती थी। ओलंपे डी गॉज जो थी उनके जैसे राइटर्स, उन्होंने विमेन राइट्स डिमांड करी, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने वोटिंग राइट्स जो विमेन की थी उनको डिनाई कर दिया। रेन ऑफ टेरर के बाद उनके क्लब्स बंद कर दिए गए और पब्लिक पार्टिसिपेशन सीमित कर दिया गया। तब भी उनका जो स्ट्रगल है उसने काफ़ी इंस्पायर किया जो बाद में फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए उनको। अब ये बात पूछा जा रहा है कि इफ़ेक्ट्स और आउटकम्स क्या रहे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके कारण एबॉलिशन हुआ मोनार्की का और फ्यूडल प्रिविलेजेस का, रिपब्लिकन गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, नए पॉलिटिकल आइडियाज़ जैसे डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म का राइज हुआ, लॉज जिसमें इंश्योर किया जाए इक्वालिटी, सेकुलरिज्म और सिटीजन राइट्स उनको इंट्रोड्यूस किया गया। रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ जो हैं वो पूरे यूरोप और वर्ल्ड में जो है फैलाए गए। इतनी सब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के जैसे रेन ऑफ टेरर था, तब भी रिवॉल्यूशन ने फ्रांस को
एब्सोल्यूट मोनार्की से एक मॉडर्न स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अब आप इन्हें लिखो, याद करो और एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ।